So, in my previous class, I explained you the different categories of budget, or you can say types of budget. So I explained to you that main types of budget were revenue budget and capital budget. And apart from these two, there are some other types, and they were balanced budget, favorable budget, and unfavorable budget, or you can say deficit budget. Now, today I am explaining each and every item regarding the concept of your budget. So, listen carefully. As I told you that revenue by the government, revenue is two categorized: revenue receipt and capital receipts. Means government के पास जो पैसा आएगा, that is categorized into two form: revenue receipt and capital receipts. And I explained you last class that revenue receipt are recurring. Point number one. आप बेटे इसको थोड़ा जूम इन करके आप देख लें कि मैं कौन सा हिस्सा करा रहा हूं. पहले मैं रिवेन्यू के बारे में बात करूंगा, फिर मैं उस पर जाऊंगा. तो आप अपने मोबाइल में मुझसे कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको जूम इन कर लें. Revenue receipts are recurring. That means these receipts will be gained by the government frequently, again and again, and these neither create liability. It means लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इससे गवर्नमेंट को पैसा तो मिला, बट नो लायबिलिटी इंक्रीज एंड नॉट डिक्रीज एसेट्स. इससे गवर्नमेंट की एसेट्स भी कम नहीं होती. अब ये कौन कौन से होते हैं? तो इसमें टू कैटेगरी हैं. वन टैक्स एंड सेकंड नॉन टैक्स. These are the two main category for revenue receipts. Now, what are the taxes? And all you know that taxes are two categorized: direct tax and indirect tax. What are direct tax? So direct tax are those tax, listen carefully, direct taxes are those tax whose burden, listen carefully, whose burden and liability, these two words are most important for a definition, whose burden and liabilities remains on the same person. That means जिस पर्सन पे वो टैक्स लगाए जाएंगे वही पर्सन उन टैक्स को पे करेगा. वो उसका बर्डन किसी पर भी नहीं शिफ्ट कर सकता. वो कहलाते हैं डायरेक्ट टैक्सेस. फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स. अब मान लीजिए कोई पर्सन अर्न कर रहा है इनकम और गवर्नमेंट ने उसको बोला कि आपको टैक्स पे करना है. आप साल में 5 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे हैं तो आप टैक्स दीजिए. तो वो जो टैक्स है वो वही पर्सन को अपनी इनकम से देना पड़ेगा. वो किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकता. ऐसी वेल्थ टैक्स है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स लगेगा तो वो आप ही को देना पड़ेगा, कोई और तो देगा नहीं. तो ये डायरेक्ट टैक्स. देन इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस whose burden and liability can be shift. Burden and liability are on different persons. उसमें सेम पर्सन पे होता है, इसमें बर्डन एंड लायबिलिटी आर ऑन डिफरेंट पर्सन. बर्डन किसी पे होगा और लायबिलिटी किसी की होती है. उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं. अगर एक पर्सन पे टैक्स लगा तो वो उस टैक्स के बर्डन को दूसरे पे शिफ्ट कर सकता है. फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, वैट, दीज ऑल आर इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब सपोज एक फर्म है, उसने प्रोडक्शन किया, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगी है. अब उसने प्रोडक्शन किया तो क्या करेगा, उस एक्साइज ड्यूटी को उस कॉस्ट में इंक्लूड कर देगा और कंज्यूमर को वो कंज्यूमर से ले लेगा. तो बर्डन तो लगा उस प्रोडक्शन करने वाले पर एक्साइज ड्यूटी, और उसने उसका जो बर्डन वो पार्ट था वो उसके बायर से ले लिया. ऐसे ही आप जाते हो एक मूवी देखने के लिए और वहां पर जैसे आपने टिकट बाय की तो वहां आपने क्या किया, टैक्स पे किया, एंटरटेनमेंट टैक्स. आप टिकट पे देखना साफ साफ लिखा होगा कि आपकी मूवी का टिकट कितना है और उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स कितना है. तो इसका मीनिंग
एंटरटेनमेंट टैक्स तो लगाया किस पे? उस मूवी दिखाने वाले पर। उसने क्या किया? वो किससे ले लिया? अपने कस्टमर से, जो उसको देख रहा है। तो ये उस पर बर्डन किसी पे था और उसको शिफ्ट कर दिया गया कंज्यूमर की ओर। ऐसी जीएसटी है और भी आपके टर्म्स हैं। तो ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। अब इन टैक्सेस की हमारे पास कुछ अलग अलग कैटेगरीज और भी आएंगी, जिसमें एक है आपके पास प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। दूसरा है आपके पास रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। और तीसरा है प्रपोर्शनेट टैक्सेशन सिस्टम। प्रपोर्शनेट टैक्सेशन। ये तीन कैटेगरीज हैं जिनको मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं नोट्स दिखाऊंगा आपको। तो तीन है प्रोग्रेसिव, बस फिलहाल इसमें इतना याद रखेंगे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम मींस व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस टैक्स रेट आल्सो इंक्रीजेस। दैट मींस अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप ज्यादा अर्न करेंगे, तो आपका टैक्स रेट भी बढ़ेगा। रिग्रेसिव में उल्टा होगा, इनकम राइज होने से आपका जो टैक्स का रेट है वो कम हो जाता है। ज्यादा इनकम अर्न करने वाला अपने इनकम के प्रपोर्शन के हिसाब से टैक्स कम पे करता है। और प्रपोर्शनेट एक फिक्स है कि आपकी इनकम कुछ भी हो, आपको एक सर्टेन रेशो, एक फिक्स रेशो है, वो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो है प्रपोर्शनेट। जैसे आप फिक्स कर देंगे कि आपकी इनकम का आपको 10% टैक्स पे करना है, तो जो पर्सन 10,000 कमाएगा वो भी 10% देगा, 10 लाख कमाएगा वो भी 10% देगा, और 10 करोड़ कमाएगा वो भी 10% टैक्स पे करेगा। तो वो उसमें प्रपोर्शनेट कहलाता है। अब ये तो था हमारा सारा कॉन्सेप्ट टैक्स का। रिवेन्यू रिसीप्ट में एक आइटम थी टैक्स। अब दूसरा नॉन टैक्स। ऐसा कोई पैसा सोचो, मेरी बात सुनना बेटा सभी ध्यान से, ऐसा कोई भी मनी आप सोचें जो गवर्नमेंट को बार बार मिलता हो बट टैक्स से नहीं मिला। वो टैक्स का पैसा अलग हटा दीजिए, गवर्नमेंट के पास पैसा आया लेकिन वो हर बार बार आएगा, फ्रीक्वेंटली आएगा, और या अगर फ्रीक्वेंटली नहीं भी आ रहा है तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है। क्या ऐसे कौन सा पैसा हो सकता है? तो देखिए, मैं ब्लू कलर से हाईलाइट करूंगा, और इस फाइन्स एंड पेनल्टीज स्पॉटलाइट में कर देता हूं, देखिएगा, फाइन्स एंड पेनल्टीज। So fines and penalties डिस्प्ले हो रहा, जैसे सपोज करें आप बिना हेलमेट के जा रहे थे और आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया और आपका चालान काट दिया। तो ये जो चालान कटा, क्या गवर्नमेंट को टैक्स के थ्रू इनकम मिली है? नो, दिस इज नॉन टैक्स रिसीप्ट। बट क्या इसके लेने से गवर्नमेंट को कि कोई लायबिलिटी इंक्रीज हुई? क्या गवर्नमेंट आपके लिए अब कुछ करे कि हाँ आपने तो चालान भर दिया, अब आपके लिए चले मिठाई लाते हैं? नो, कोई भी गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है, इसलिए इसको हम बोलेंगे नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। सेकंड पॉइंट यू कैन सी इज एस्चीट। एस्चीट का मीनिंग मैं आपको बता दूं, आप में से कुछ बच्चे शायद नहीं भी जानते होंगे। एस्चीट मीन्स व्हेन अ पर्सन डाइड without his her inheritance or will, in that case the entire property of that person goes into government's account, that is called as escheat। तो क्या मीनिंग हुआ? जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है और अपनी वसीयत ना बना पाए या उसका कोई वारिस ना हो, दूर दूर तक उसका कोई वारिस नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, तो ऐसे केस में उसकी जो संपत्ति का हक है वो किसके पास जाएगा? तो वो गवर्नमेंट ले लेती है। उस सिस्टम को एस्चीट बोलते हैं। तो क्या जब गवर्नमेंट को एस्चीट से कोई पैसा मिला या संपत्ति मिली, तो क्या गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी इंक्रीज हुई कि भाई नहीं इसका श्राद्ध अब गवर्नमेंट क्या करेगी? नो, नॉट एट ऑल। तो इसका मीनिंग जब व्यक्ति मर गया तो उसके पास गवर्नमेंट के लिए कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, इसलिए हम इसको बोलेंगे रिवेन्यू रिसीप्ट। नेक्स्ट, प्रॉफिट। गवर्नमेंट के अपने एंटरप्राइजेस हैं जैसे कि रेलवे है,
तो उसको जो प्रॉफिट मिलेगा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसीप्ट और नॉन टैक्स रिसीप्ट। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट को ये जो प्रॉफिट मिल रहा है वो उसकी कोई एसेट्स डिक्रीज नहीं हो रही है और लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। ऐसे गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, ये भी आपके पास नॉन टैक्स में आता है। और फीस एंड लाइसेंस, तो जो भी आपको कुछ गवर्नमेंट फीस लेती है छोटे मोटे अपने काम के कराने के आपको, तो वो जो फीस पे कर रहे हैं वो भी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसीप्ट्स होती है। जैसे सपोज करें कि आपने कोई दुकान ओपन करनी है तो उसके लिए आपको कोई लाइसेंस फीस लेनी पड़ी है, या आपने कोई लाइसेंस बनवाया है ड्राइविंग का तो कोई फीस आपको सबमिट करनी पड़ी है, तो ये सब नॉन टैक्स में आएगा। तो दीज आर रेवेन्यू रिसीप्ट। तो रेवेन्यू रिसीप्ट आर ऑफ टू कैटेगरी, टैक्स रिसीप्ट एंड नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। नाउ कम्स टू द सेक्शन ऑफ कैपिटल रिसीप्ट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स में बेटे वो पैसा आएगा जो गवर्नमेंट को बार बार नहीं मिलता और उसके मिलने से गवर्नमेंट की कोई भी लायबिलिटी क्रिएट होती है या उसकी एसेट्स कम होती है। ये दो बातें याद रखना, या तो क्रिएट लायबिलिटी या फिर एसेट्स का कम होना। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, पहला पॉइंट आप देख रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट, तो डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो जाएगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग, इससे गवर्नमेंट के पास लायबिलिटी क्रिएट होगी। बोरोइंग से भी लायबिलिटी क्रिएट होगी। और सेल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, अगर गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉपर्टी को सेल किया है तो भी उसकी लायबिलिटी एसेट्स डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए इनको हम कैपिटल रिसीप्ट्स बोलते हैं। अब गवर्नमेंट का ये तो था रिसीप्ट का सेक्शन। अब गवर्नमेंट इस पैसे को लेने के बाद क्या करे? उसे स्पेंड करती है, खर्च करेगी। तो दिस इज एक्सपेंडिचर, public expenditure. So public expenditure comes into two forms: for revenue expenditure and capital expenditure. जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग होंगे, मींस बार बार गवर्नमेंट को खर्च करने पड़ेंगे, हर बजट में करने पड़ेंगे। नाइदर क्रिएट एसेट्स, आपकी कोई एसेट्स नहीं बढ़ती, नॉर डिक्रीज लायबिलिटी, ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम होती है, कोई जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की कम नहीं होती इससे। दूसरी ओर नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो नॉन रिकरिंग है, बार बार नहीं होंगे। क्रिएट एसेट्स, एसेट्स क्रिएट होगी और लायबिलिटी डिक्रीज हो सकती है। ये और वर्ड है, इस पर ध्यान रखना, और जरूरी नहीं है दोनों हो, नाइदर नॉर है और आइदर और होता है। अब इस जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं हम इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट यू कैन सी प्लान्ड एक्सपेंडिचर, मींस ऐसा गवर्नमेंट ने कोई भी पैसा खर्च किया है जो पहले से प्लानिंग में हो, दैट मींस पहले से गवर्नमेंट के बजट में लिखा है, वो है प्लान्ड एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने प्लान किया कि वो 100 करोड़ रुपीस स्कूल बिल्डिंग पे खर्च करेगी, या 100 करोड़ रुपीस एक फ्लाईओवर बनाएगी, तो ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स जिसकी पहले से प्लानिंग गवर्नमेंट ने करके रखे होगी। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट ने कोई भी प्लानिंग नहीं की, फिर भी ड्यू टू एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ जाता है। जैसे राइट नाउ आप देख रहे हैं इस जो कोरोना पैंडेमिक है, इसमें गवर्नमेंट को कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स करने पड़े जिनकी उसने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया कि 9 महीने तक फ्री में राशन दिया, और अभी भी दे रही है और देगी आगे, 9 महीने तक का प्लान बना लिया है। तो 9 मंथ का गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दे रही है उन सभी लोगों को जिनके पास खरीदने की उतनी शक्ति नहीं। ऐसे ही कहीं सपोज करो कोई बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ गया, तो उस पर खर्च करना पड़ेगा। ये सारे एक्सपेंडिचर्स नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं।
फिर हमारे पास है थर्ड वन, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। अब नाम से ही जाहिर है कि ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जिससे कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है, जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, जिससे जीडीपी आपकी राइज होगी, ऐसे एक्सपेंडिचर्स डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू फैक्ट्री बाय गवर्नमेंट, न्यू फ्लाईओवर, न्यू हॉस्पिटल, ये सब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। नॉन डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट तो हुआ है बट उससे कोई जीडीपी क्रिएट नहीं होती है, तो उसे हम नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक नई जेल बना दी, तिहाड़ जेल की तरह जेल बना दी बहुत बड़ी, तो क्या ये देश के लिए कोई गर्व की बात है कि हाँ हमने एक और जेल बना दी? अरे गर्व तो तब होगा जब आपके देश में कोई जेल ही ना हो। जेल कब नहीं होगी? जब कोई क्राइम नहीं होगा। जब क्राइम नहीं होगा तो नेचुरली आपकी कंट्री का ग्रोथ भी होगा, जीडीपी भी राइज होगा। तो जब सरकार ऐसे पैसे खर्च करती है जिससे डेवलपमेंट होते हुए भी देश का काम नहीं आ रहा, वो अब आप देखिए सर, पुलिस स्टेशन, कितने सारे पुलिस स्टेशन है, कितनी जगह ऑक्युपाइड किए हुए हैं, कितने पुलिस वालों के पास गाड़ियां हैं जो चलते हैं वो, तो ये सब नॉन रिक्वायर्ड है। अगर इतना ही पैसा हम देश के विकास पे खर्च करेंगे तो जीडीपी राइज हो सकती है। अब आप देखिए, हमने प्लेन परचेज किए हैं, वो रफाल प्लेन, डिफेंस पे पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया, क्या कोई डेवलपमेंट हो रहा है उससे? जीडीपी बढ़ रही है? नो, नॉट एट ऑल। तो ये नॉन, बट देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, इसलिए हमें वो बाय करने पड़ते हैं। तो नॉन डेवलपमेंट भी जरूरी है, डेवलपमेंट भी जरूरी है, प्लान नॉन प्लान सभी एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट करती है, हमारे पास जो गवर्नमेंट के पास इनकम आती है। तो आप सबको इनकी एक एक डिटेल आपको मैं अपने असाइनमेंट से, बुक से पढ़ने पड़ेंगे, आपको इनके बारे में डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट क्लास में भी। तो अभी आप इस पूरे का एक साथ स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको अपनी नोटबुक में जरूर बनाना है। So students, in the government budget, government receives revenue receipts in form of tax. So for the tax, there are the three main systems to collect taxes. The first one is progressive taxation system. Progressive taxation system. So what is progressive taxation system? So listen, progressive taxation system means as the level of income increases, tax rate, not actual tax, tax rate की बात हो रही है, tax rate also increases. If income decreases, tax rate also decreases. Its real burden more on rich and less on poor. This is the progressive taxation system. Generally, this system is applied on direct taxes. For example, in India, suppose 0 to 5 lakh. So if you are earning 0 to 5 lakh, that means no tax you have to pay. No tax. Then 5 to 7.5 lakh, you have to pay 10% of your income. Then 7.5 lakh to 10 lakh, you have to pay 20%. Then plus 10 lakh, suppose you have to pay 30%. So it means as you are more earning, your tax rate is also increasing. So this is progressive taxation system. It means if
the people are more rich, they will have to pay more tax. And if people are poor or have less income, they have to pay less tax or zero tax. This is called progressive taxation system. So as far as diagram is concerned, so you can also use a diagram for this. Income tax rate. इस फॉर्म में आपका टैक्स रेट चलेगा। देखिए, एक सर्टेन लेवल इनकम तक आपका टैक्स जीरो है, यहां तक कमाया कोई पैसा नहीं है। अब आपको इनकम अर्न करनी है तो कुछ टैक्स भी पे करना है। मोर इनकम मोर टैक्स, more income then more tax. So as the income increasing, your tax is also increasing. But a certain level, suppose at this y0, at this level you don't have to pay any taxes. So this is called progressive taxation system. Now you can take screenshot for this one. Next one is regressive taxation system. So regressive taxation system is just opposite of previous one. In this, as the level of income increases, tax rate, not actual tax, I'm talking about the rate, tax rate decreases. And if income decrease, tax rate increases. It's a burden more on poor and less on rich. Generally, this implied on indirect taxes. Suppose, for example, suppose a person buys a pen that costs ₹9 plus 1 tax, total he is paying 10 rupees. 9 रुपए का पेन था, 1 रुपए गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया, तो वो 10 रुपए पे करके आ रहा है। दिस पर्सन अर्न्स सपोज 10,000. Another person B, he earns 10 lakh. He also buy the same pen, and so he also has to pay same amount. So look, the person A is paying 1 rupee tax from 10,000. तो अब आप निकाल लीजिए रेशो कि 1 रुपया वो 10,000 में से दे रहा है, तो क्या रेशो आएगा? Another person also pay 1 rupees from 10 lakh. So इससे 10 लाख से आप करेंगे तो क्या आएगा? सो दैट मीन्स जो पर्सन कम अर्न कर रहा है वो रिलेटिवली ज्यादा पे कर रहा है एज कंपेयर टू उसके जो पर्सन ज्यादा अर्न कर रहा है। तो आप इससे और भी एग्जांपल कम कर लें इनकम, तो ये है रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। ये टैक्स उस कंट्री में ज्यादा लगाया जाता है जहां पर लगभग सभी पीपल एक जैसा पैसा अर्न करते हैं, तो ज्यादा उसमें मतलब आप कह सकते हो कंट्री है इज डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलप्ड नेशन में रिग्रेसिव टैक्सेशन सही है, इंडिया जैसे नेशन में रिग्रेसिव टैक्सेशन को हम सही नहीं मान सकते हैं। आप सपोज करें आप टैक्स कोई भी चीज पर, आप अपना मोबाइल रिचार्ज करवा रहे हो, अब मोबाइल रिचार्ज करवाते हो तो आपको 18% सर्विस टैक्स देना पड़ता है। अब जो पर्सन बेचारा दिन में 200 रुपए अर्न कर लाया, उसने भी 18% टैक्स पे कर दिया मोबाइल रिचार्ज में, और एक पर्सन जो 20 लाख रुपए कमा रहा है उसने भी 18% टैक्स पे किया।
तो ये तो एक प्रकार से जस्टिस नहीं है। पुअर पीपल को कम टैक्स देना चाहिए, लेकिन इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, सभी के लिए सेम है। कोई भी मोबाइल, अब मोबाइल, आप डिश टीवी देख रहे हैं, उसमें आपने सर्विस टैक्स पे किया, आप मूवी देखने जाते हो तो सर्विस टैक्स पे कर रहे हो, सभी को इक्वल टैक्स पे करना पड़ रहा है। इक्वल मतलब टैक्स रेट के हिसाब से। तो पर इसका जो बर्डन है वो पुअर पे ज्यादा पड़ता है और रिच पे कम पड़ता है। दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। इसका अगर हम डायग्राम की बात करें तो वो भी मैं आपके सामने इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये कुछ, सॉरी, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। इनकम, टैक्स रेट। तो देखिए, जिसकी इनकम कम है वो ज्यादा टैक्स रेट पे कर रहा है, और जिसकी इनकम ज्यादा है वो टैक्स रेट कम पे कर रहा है। Y1 टैक्स रेट, R1 R2। इस तरह से आप डायग्राम को बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट नाउ। And the third one for this, proportionate taxation system. Proportionate tax. As the name suggests, that means you have to pay taxes in a certain proportion. This is called proportionate taxation system. Suppose a person earns rupees 10,000, he has to pay 10% from his income. Another person 10 lakh, he also has to pay 10%. Another 10 crore, he also has to. So this is a fixed percentage you have to pay from your income. So this is used in developed nations. In India, this kind of tax is not applicable. So this is the three categories of your taxation system. So now I'm showing you in your assignment. So students, my next concept for the budget is the deficit. So what is the actual meaning of budget deficit? So budget deficit refers to the concept based on, look at this, what is budget deficit? Budget deficit. So budget deficit means the total expenditure minus total receipts. Now total expenditure contains both. Now total expenditure contains both revenue expenditure plus capital expenditure. Likewise, total receipt also contains both revenue receipt plus capital receipts. So this is the concept. First concept is what is budget deficit. So when we talk about there is a deficit in budget और घाटा है बजट में, तो घाटा मीन्स कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर ज्यादा करना है और उसकी रिसीप्ट कम है. सो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट. सपोज गवर्नमेंट ने
टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर सपोज 100 करोड़ का करना है और रिसीप्ट गवर्नमेंट को मिलनी है 80 करोड़ की, तो अब जो 20 आया, नाउ दिस आंसर इज पॉजिटिव एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिसिट. So when this is deficit, that means this is in negative. So आपको एक्सपेशली, क्योंकि नेगेटिव तो तभी होगा जब रिसीट में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, इसलिए अब जब डेफिसिट लिखा जाता है तो हम पहले एक्सपेंडिचर को लिखेंगे फिर रिसीप्ट को लिखते हैं. इस बात को आप सब ध्यान में बिठा लेना अच्छे से, क्योंकि बजट डेफिसिट इज ऑलवेज, इट मींस जब भी हम बजट डेफिसिट की बात करें तो इट मींस इट इज ऑलवेज ऑलरेडी नेगेटिव. सो नेगेटिव तभी सेंस में होगा कि हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू उसके रिसीप्ट के. तो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज बजट डेफिसिट. नाउ द सेकेंड फॉर्मूला फॉर दिस इज revenue deficit. Revenue deficit. So look the formula for revenue deficit. As the name suggests, revenue deficit. So we will talk only about the revenue expenditure minus revenue receipts. So revenue expenditure minus revenue receipt. Now revenue receipt includes both tax plus non-tax. Tax plus non-tax receipts. So revenue expenditure minus revenue receipt is called revenue deficit. So that next one is revenue deficit. And the next formula is fiscal deficit. Fiscal deficit. So what is fiscal deficit? When we talk about the deficit, so that is fiscal deficit. Fiscal deficit refers to total expenditure of the government. Now total expenditure, that means it is already included revenue expenditure plus capital expenditure. So this is total expenditure minus revenue receipt. Ab revenue receipt, that means tax and non-tax. Total expenditure minus revenue receipts minus capital receipts net of borrowing. Capital receipts net of borrowings. It means all the capital receipts except borrowing. So you have to use all capital receipts, just leave borrowing. So net of borrowing. So if you have borrowings, suppose you are given borrowings, then your work is so easy. That means fiscal deficit is always equals to borrowing. So these are the basic two formulae that are in your syllabus: revenue deficit and fiscal deficit. There one more formula that to be used, that is primary deficit. So what is primary deficit? So primary deficit means fiscal deficit. Fiscal deficit minus interest received. So fiscal deficit is fiscal deficit minus interest received is called primary deficit. So now I am showing you the file of all the formulas. Now, so look, this is the concept that I am going to explain. So when we talk about the deficit, that means it is excess of total estimate expenditure over total estimated revenue. So this is the budget deficit that we were talking about, the first one. Next, what is revenue deficit? So revenue deficit is revenue expenditure minus revenue receipt. Now, what are its implications? Implications means what the problem can economy face if it is having revenue deficit. So it can increase
बोरोइंग, इंक्रीज ऑन बोरोइंग। सो अगर आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा होगा तो आपकी बोरोइंग बढ़ सकती है। इंक्रीज इन लायबिलिटी, जिससे आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो सकती है। देन fiscal deficit. So fiscal deficit, I explained you formula: total expenditure minus revenue receipts minus non-debt capital receipts. So non-debt capital receipts, the same thing that I told you, capital receipts net of borrowing, both are the same word. And recently this word is used by the board papers. So or borrowing. So what are the implications? So fiscal deficit, if suppose fiscal deficit equals to what? Borrowing. So if there is a borrowing, what if borrowing increases each and every year? So economy can be in debt trap. Debt trap is a condition when you have to pay interest on the borrowing to to give interest. You are taking another borrowing. This is debt trap. इसका मतलब सिंपल है कि जब आपको इंटरेस्ट पे करने के लिए भी उधार लेना पड़े तो आप एक प्रकार से उधार के जाल में फंस गई है इकोनॉमी, और फिर वो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप ईच एंड एवरी ईयर बोरोइंग का बर्डन बढ़ाते जाएंगे तो उस केस में हमारे पास डेब्ट ट्रैप बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन, उस केस में इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, बिकॉज अब मनी फ्लो बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन आता है। फॉरेन डिपेंडेंस, हम दूसरी कंट्रियों पर डिपेंड हो सकते हैं। इंक्रीज इन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। दीज आर द इंप्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। तो एग्जाम में आपको इंप्लीकेशंस पूछी जाती हैं, तो डिटेल में आप, मैं बुक में मार्क करूंगा, वहां से आप पढ़ेंगे। देन प्राइमरी डेफिसिट फॉर्मूला इज fiscal deficit minus interest payment, or net primary deficit, primary deficit minus interest received. So this is the formula for your entire concept. So you can take screenshot right now. Now I'm showing you the concept from your assignment. Look, the students, this is the assignment I have given to you. So what is the first question after 14 question we have covered? So what is budget deficit? So budget deficit is access to total expenditure over total revenue. So formula: total expenditure minus total received. So when we talk about total, so total of what? Total is revenue plus capital, and total receipt here, so it means both revenue receipt plus capital receipt. So this is the total we are talking about here. Now what is fiscal deficit? So I have told you that fiscal deficit, sorry, revenue deficit is revenue expenditure minus revenue receipt. So what is the implications of this one? So look, this deficit indicates that some of the government current expenditures have to be financed through capital receipt. मैं इसको डिटेल में भी समझाऊंगा, which may increase government's liability or reduce its assets. So when capital receipts are used for consumption expenditure, it leads to inflation. Also, borrowing in the present fiscal year lead to higher interest payment in the next budget. Since interest payment is revenue expenditure, it leads to higher revenue deficit in the future. Therefore, revenue deficit of one year leads to higher revenue deficit in the next year. So look, I'm explaining it to you. Sorry, here it is revenue, interest payment word, interest payment. Now listen, clearly understand what I'm going to explain. Revenue receipt, capital receipt, revenue expenditure, capital expenditure. Generally, this revenue receipt should be used for this revenue expenditure, and this capital receipt should be used for
कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका जो रिवेन्यू रिसीप्ट है, इसका यूज अगर आपने सपोज करो रिवेन्यू रिसीप्ट है 100 करोड़, कैपिटल रिसीप्ट है 200 करोड़। अब कैसे आया वो आपको सोर्सेस पता है। जैसे रिवेन्यू रिसीप्ट कहां से आएगा? टैक्स से आएगा, नॉन टैक्स से आएगा। और कैपिटल रिसीप्ट कैसे आएगा? बोरोइंग से आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा, या फिर सेल ऑफ पीएसयूज आएगा। इन चीजों से कैपिटल रिसीप्ट आएगा। अब अगर आपने रिवेन्यू डेफिसिट किया है, इसका मीनिंग आप रिवेन्यू डेफिसिट कब होगा? जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 120 है और रिवेन्यू रिसीप्ट 100 है, क्योंकि फॉर्मूला है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट। अब अगर आप बड़ा ध्यान सुनना सभी, क्या कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूं। रिवेन्यू डेफिसिट इकोनॉमी में है, मींस आपने अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करने का फैसला लिया। तो आप मुझे बताओ कि ये जो 20 एक्स्ट्रा आपको खर्च करना पड़ेगा, 20 एक्स्ट्रा करोड़ रुपए जो खर्च करने पड़ेंगे, ये किस में से करोगे? नेचुरली दिस 20 करोड़ रुपीज विल बी फ्रॉम कैपिटल रिसीप्ट्स, क्योंकि आप इस वाले पैसे का यूज भी इसमें मिला के इस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए करोगे। इसका मीनिंग यह हुआ कि आपका कैपिटल रिसीप्ट जो यहां 200 करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए थे, अब आपके पास 180 बचे, और यहां आपने एक्स्ट्रा 20 खर्च कर डाले। और ये वो पैसा होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर डिक्रीज लायबिलिटी। अब इसका मीनिंग आपका अगर रिवेन्यू डेफिसिट है तो आप, इसका मीनिंग यह हो रहा है कि ना तो आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, नाइदर एसेट्स इंक्रीज नॉर लायबिलिटी डिक्रीज, और ना ही लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। जो आप पर बर्डन है वो तो वैसा का वैसा ही रहने वाला है, तो एक्स्ट्रा करने का बेनिफिट नहीं। इससे क्या होगा? आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होती है। तो दैट्स व्हाई रिवेन्यू डेफिसिट अगर आप इंक्रीज करते हैं तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। इसका मीनिंग इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होगी। तो दिस इज द मेन इंप्लीकेशन ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट। Now, the next concept for this is, if I talk about fiscal deficit. Fiscal deficit. So, if fiscal deficit means equals to borrowing, so that means you are increasing the borrowing, and borrowing increases, that means interest payment will also increase, and interest payment increase, that means your revenue expenditure will also increase, and you are already in debt, so you will have to borrow again, borrow more. तो यू आर इन ए डेट ट्रैप। आप एक ऐसे जाल में फंस जाएंगे जो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज बीइंग रिकमेंडेड दैट फिस्कल डेफिसिट शुड नॉट बी इंक्रीज। Revenue deficit increase, it's okay for the economy for a shorter period, but fiscal deficit should not be increased because it leads to borrowing. If borrowing is domestic, then again it is okay. Then, but if borrowing is internationally,
That means if government is taking loan from the IMF or World Bank or any other nation, so that is not good for the economy. क्योंकि अगर देश का पैसा देश में रहता है तो इट्स ओके। आपने किसी बड़े इंडिया की पर्सन से, गवर्नमेंट ने बैंकों से पैसा ले लिया तो चलता है, लेकिन आप पैसा बाहर से लोगे तब प्रॉब्लम आती है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द बजट। So we will discuss the numerical section in the next class, but I am today asking you some questions on the basis of my topic. So read carefully these 3 questions, then we will discuss the answers with you. Is it visible to you? Okay, I have muted to you, no problem. Now you can raise your hands when you want to speak.